नमस्कार, स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म में मैं के सिंह करंट सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन पर आपका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य के टॉपिक खत्म हुए थे, उस टॉपिक पर हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनके अकॉर्डिंग हम आपके साथ क्लास लेने जा रहे हैं आज। तो आइए इस टॉप 10 क्वेश्चन पे आपके साथ हम चर्चा करते हैं कि आज का टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन-कौन से टॉप 10 की सूची में आज शामिल हो चुके हैं। इस तरीके से जब भी सब्जेक्ट के टॉपिक खत्म होंगे उस टॉपिक पर हम आपको टॉप 10, टॉप 15 या टॉप 50 क्वेश्चन के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आगे आज के लिए आज का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आज आपके लिए है कि जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल्टीपल ऑप्शन के रूप में ये क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा, पहला इसका ऑप्शन है क्वेश्चन का, इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें, इस मिशन को नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन में दिया हुआ है केवल एक और दो दोनों, केवल दो, न तो एक न ही दो। तो दोस्त यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जल जीवन, इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है, इसे तो शामिल किया गया है। इसको ऑप्शन में जो आंसर माना जाएगा, इसे 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप कनेक्टिविटी के माध्यम से जल प्रदान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस मिशन को नीति आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये यहाँ पर अपने आप में गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा कि यहाँ पर नीति आयोग के स्थान पर जल मंत्रालय के द्वारा यहां पर आप देखेंगे कि जल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अब आप देखेंगे कि दो गलत हो गया। तो अब मल्टीपल ऑप्शन को, दोस्त मैं बता रहा हूं आपको कि मल्टीपल ऑप्शन को एग्जाम में आप ना आते हुए भी क्वेश्चन कैसे सही करेंगे। जैसे आप देखिए, आपको आ रहा है कि ये जल मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो अब देखिए, जिसमें दो ऑप्शन को शामिल किया है वो ऑप्शन तो अपने आप में गलत हो जाएंगे। तो देखिए, केवल दो गलत, एक और दो दोनों गलत, न तो एक न ही दो। तो न ही दो तो क्या है, न ही दो तो है ही, लेकिन न तो एक, लेकिन एक को शामिल किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। तो आप ध्यान में रखिएगा, जिन क्वेश्चन के सामने स्टार लगा हुआ है वही आज का इन क्वेश्चन के आंसर हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित 2019 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? आइए उस पर चर्चा करते हैं हम। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इनको कौन नहीं पहचानता है, और ये है एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें अब भारत सरकार ने किसी विदेश में एक अच्छी उपाधि के रूप में भी इन्हें सम्मानित करके उस पद की गरिमा को दे दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आंसर क्या होंगे आपके, रवीश कुमार जी को, जो एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विश्व बैंक के इज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस पत्रिका का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इज ऑफ डूइंग बिजनेस पत्रिका का निर्धारण वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नवीनतम संस्करण
नवीनतम संस्करण में भारत का स्थान है। तो अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म का अपना एक उद्देश्य है, अपना एक मोटो है कि एक क्वेश्चन के माध्यम में कई क्वेश्चन को समाहित कर दिया जाएगा। जैसे आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आंसर क्या होगा? विश्व बैंक। नेक्स्ट देखिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नवीनतम संस्करण में भारत का स्थान आगे मैं बताऊंगा। अब यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में विश्व बैंक ने कितने देशों को शामिल किया था, इसे मैं यहीं पर बता दूंगा। तो एक ही क्वेश्चन में चार चार आपके क्वेश्चन समाहित हैं। तो ये है स्मार्ट विजन एकेडमी का मोटो कि एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रखें और एक्सप्लेनेशन करते समय हम 4 से 5 क्वेश्चन आपके सामने रख दें। ये है हमारे मोटो और हमारे पूरे प्लेटफॉर्म का पारिवारिक सदस्य जो आपका है, जो आपके साथ जुड़ा है, वो आपको इसी तरीके से सिलसिलेवार टॉपिक वाइज प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हुए मिलेगा। अर्थात प्रत्येक टॉपिक का बिंदुवार सिलसिले क्रम से आपके साथ चर्चा करता हुआ नजर आएगा। तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। विश्व बैंक के इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नवीनतम संस्करण में भारत का स्थान, तो देखिए दोस्त, भारत का जो स्थान है वो 63वां स्थान है। और इसमें यहां देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपके साथ कर रहे हैं। इसमें विश्व बैंक के द्वारा वर्तमान में कुल 190 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान 63वां है। यहां पर आंसर में भी आपका है कि भारत का स्थान कौन सा है? 63 या 63वां स्थान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकार ने 2019-20 में फसल सीजन हेतु मुख्य खरीफ फसल धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 3.7% बढ़ाकर ₹18 प्रति कुंतल कर दिया। 18 रुपया 15 पैसा प्रति कुंतल निर्धारित कर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, फसल बुआई 2020 स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी देखिएगा यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2020 के भी आंकड़े लेकर नेक्स्ट एमसीक्यू में हम आपके साथ उपस्थित होंगे कि जो खरीफ की फसलें हैं किसे किसे शामिल किया गया है और इस खरीफ की फसल में कितने रुपए निर्धारित किए गए हैं प्रति कुंटल के हिसाब से। इसको भी हम एमसीक्यू के माध्यम से लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का ये उद्देश्य नहीं है कि खरीफ की फसल 2019 में क्या निर्धारित किया गया। हमारा उद्देश्य मोटो ये है कि इसमें किसे या किसके द्वारा इसका प्रसंस्करण को लाया गया है। हमारा मोटो यहाँ पर ये है। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सरकार को सिफारिश कौन करता है। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, तीसरा ऑप्शन है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, चौथा ऑप्शन है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारत में, यहां पर ध्यान में रखिएगा आप कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश केंद्र सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है, जिसे लागू राज्य सरकार के द्वारा, तो यहां पर दोस्त आपका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे आप CACP के नाम से भी जानते हैं।
तो CACP या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्यों के द्वारा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो यहां तक ठीक है आप। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आपके साथ। अब यहां पर देखिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाता है, अर्थात किस देश में आयोजित किया जाता है। यहां पर ब्रिक्स से तात्पर्य देखिए, बी से तात्पर्य है आपका ब्राजील, आर से तात्पर्य है आपका रूस, आई से तात्पर्य है आपका इंडिया, सी से तात्पर्य है आपका चीन और यस से तात्पर्य है आपका साउथ अफ्रीका। लास्ट में शामिल होने वाला देश था साउथ अफ्रीका। पहले सिर्फ इसमें 4 देश शामिल थे जिसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ फ्रेंड्स तो इसे ब्रिक्स के नाम से जाने लगा। अर्थात अब इस ब्रिक्स में कितने देशों का समूह है, तो ये ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। 5 देशों के समूह मिलकर ब्रिक्स का निर्माण करते हैं। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो यहां पर देखिएगा आंसर होगा आपका ब्राजील, और ब्राजील की जो राजधानी है आपकी ब्राजीलिया। ब्राजीलिया में 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और मैं आपको बता दूं ये कब आयोजित किया गया, यहां पर देखिएगा तो 13-14 नवंबर, यहां पर आप देखिएगा 13-14 नवंबर 2019, 13-14 नवंबर 2019 को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। लेकिन यहीं पर आप ध्यान में रखिएगा 12वां सम्मेलन, जो आपका 12वां सम्मेलन 2020 में आयोजित होगा, ये 12वां सम्मेलन जो 2020 में आयोजित होगा, ये कहां पर आयोजित होगा, तो यहां पर देखेंगे कि 2012वां सम्मेलन 2020 में रूस में आयोजित होगा। कहां होगा, रूस में आयोजित होगा। लेकिन यहीं पर मैं आपके साथ थोड़ी सी चीज और चर्चा कर देता हूं कि इसकी थीम क्या थी। ब्राजील शिखर 11वें ब्राजील शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो थीम था आपका नवोन्मेषी, जिसे आप इनोवेशन या नवाचार के नाम से भी जानते हैं। नवोन्मेषी से तात्पर्य होता है नवाचार या इनोवेशन। तो नवोन्मेषी जो आपका है नवोन्मेषी भविष्य के साथ आर्थिक विकास के साथ आर्थिक विकास, ये थीम थी दोस्त किसकी, 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। नवोन्मेषी भविष्य के साथ आर्थिक विकास अर्थात इनोवेशन, फ्यूचर्स एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो आपका ये आर्थिक विकास की बात यहाँ पर हमने किया कि 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 13-14 नवंबर 2019 को ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में संपन्न हुई, जिसकी थीम थी नवोन्मेषी भविष्य के साथ आर्थिक विकास। ब्रिक्स का पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जिनमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना शामिल थे दोस्त। लेकिन जैसे ही यह शब्द आया तो साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। और 12वें सम्मेलन जो 2020 प्रस्तावित है, ये कहां संपन्न होगा, रूस में संपन्न होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है, तो 60 वर्ष से कम के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो 60 वर्ष की आयु के पश्चात 60 वर्ष की आयु के पश्चात न्यूनतम पेंशन राशि कितनी सुनिश्चित की गई है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि रुपया 3000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन देखिए ये है क्या, तो इस एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि यह स्वैच्छिक, ये जो मानधन है यह स्वैच्छिक तथा अंशदान, स्वैच्छिक तथा अंशदान
स्वैच्छिक तथा अंशदान आधारित योजना है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि अगर ये पूछ लिया जाए कि यह कैसी योजना है, आप तुरंत आंसर दीजिएगा यह स्वैच्छिक तथा अंशदान आधारित योजना है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें कितने वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसमें 60 वर्ष के बाद के ही लोगों को शामिल किया जाता है, 60 वर्ष से कम लोगों को शामिल इसमें नहीं किया जाता है। और इसमें कितना रुपया मानदेय दिया जाता है, तो 3000 रुपए प्रति माह यहाँ पर मानदेय के रूप में इस स्वैच्छिक योजना में, अंशदान योजना में दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अर्जुन अवार्ड 2019। यहाँ पर देखिए अर्जुन अवार्ड 2019 से पुरस्कृत हरमित राजुल देसाई किस खेल से संबंधित हैं? आप देखिएगा अर्जुन अवार्ड खेलों से संबंधित होता है, जो एक महत्वपूर्ण आपके को पुरस्कृत किया जाता है, महत्वपूर्ण पुरस्कार योजना है। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन में है हरमित राजुल देसाई किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त आपका आंसर है टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस जो है वो हरमित राजुल देसाई जो अर्जुन अवार्ड 2019 को इन्हें विजेता के श्रेणी में शामिल और पुरस्कार की श्रेणी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार किस कार्य क्षेत्र, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, किस कार्य क्षेत्र के प्रति योगदान के लिए जीता? तो यहाँ पर आप देखिएगा ये आंसर क्या होगा आपका, गरीबी उन्मूलन के योगदान में अभिजीत बनर्जी का योगदान महत्वपूर्ण था, जिन्हें 3 लोगों के साथ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 लोगों के साथ संयुक्त रूप से 3 लोगों के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिएगा इनकी वाइफ भी शामिल थी और एक अमेरिकन भी इसमें शामिल थे। तो इस तरीके से अभिजीत बनर्जी को उनके गरीबी उन्मूलन के योगदान को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र का 2019 का नोबेल दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पहले हम कर भी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस ऑप्शन हो चुका है। मल्टीपल चॉइस ऑप्शन पे क्वेश्चन पे आप देखेंगे कि ये पहला ऑप्शन देता है कि भारत ने अपनी रैंकिंग में 14 स्थानों का सुधार किया है। तो आपको मैं बता दूं कि हाँ जी, ये 14 स्थानों का सुधार किया है। यही कारण है कि 190 देशों की श्रेणी में इसे 63वां स्थान प्राप्त हो चुका है। 63वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये 14 अंकों का भी सुधार किया है, 14 स्थानों का सुधार किया है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन, भारत इस वर्ष शीर्ष 5 सुधार प्रवण देशों में शामिल था। तो माफ करिएगा, ये शीर्ष 5 प्रवण देशों में नहीं, जी हाँ, शीर्ष 10 प्रवण सुधार देशों में शामिल हुआ है। शीर्ष 10 प्रवण सुधार देशों में शामिल होकर 190 देशों की सूची में 63वां स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा? शीर्ष 10 प्रवण। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? शीर्ष 5 सुधार प्रवण देश। तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो जिसमें 2 ऑप्शन है दोस्त मल्टीपल चॉइस में, तो उसमें जिसमें 2 शामिल है जिस ऑप्शन में, उसे गलत करिए आप। तो केवल 2 तो गलत है, 1 और 2 दोनों में तो 2 का शामिल है, 2 गलत है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भारत ने अपनी रैंकिंग में कितने स्थान का सुधार किया है? 14। तो ये ऑप्शन इसमें न तो 1, मतलब 1 तो सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है। इस तरीके से आपका आंसर बनेगा केवल 1, अर्थात इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो विश्व बैंक का एक स्टैंडर्ड, विश्व बैंक का एक पत्रिका है, इसने भारत ने अपनी रैंकिंग में कितने स्थानों का सुधार किया है? तो भारत ने अपनी रैंकिंग में 14 स्थानों का सुधार कर लिया है दोस्त। तो यहां तक आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे।
ठीक है, तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं। कोई समस्या होगी तो स्मार्ट विजन एकेडमी प्लेटफॉर्म परिवार को एक कमेंट्स में सजेस्ट जरूर करिएगा कि ये कमियां हैं, हम उस पर सुधार करके आपके साथ सहयोग के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो आपके सहयोग के हम अपेक्षित हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर पुनर्संख्याकित राष्ट्रीय महामार्ग 19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता। तो अब यहाँ पर ध्यान में रखना मेरे दोस्त कि ये नगर पुनर्संख्याकित की जो बात करता है वो नेशनल हाईवे NH2 की बात करता है। नेशनल हाईवे 2 का पुनर्संख्याकित नाम करके क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय महामार्ग या नेशनल हाईवे 19। तो NH2 में आपको पता होना चाहिए कि NH2 आपको कहां से, दिल्ली टू कोलकाता जोड़ती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ये आपका उत्तर प्रदेश का आगरा भी शहर आएगा, इलाहाबाद शहर भी आएगा, वाराणसी शहर आएगा। लेकिन पहले का NH2 और अब का NH19 जो पुनर्संख्याकित नेम हो चुका है, रिकाउंटिंग नेम हो चुका है, इसमें ना तो पहले लखनऊ था और ना आज भी लखनऊ है। तो दोस्त हमारा आंसर क्या होगा, लखनऊ NH2 में शामिल नहीं था, तो इसी का नामकरण करके नगर पुनर्संख्याकित कर दिया गया 19 NH19। तो लखनऊ शहर को शामिल नहीं करता, आपको NH2 नहीं जोड़ता है। ये रहे आपके आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे जब हम मिलेंगे टॉप 10 या टॉप 20 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसे पढ़ते लिखे रहिएगा। हमें इजाजत दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद।